साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज मंगलवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कमेंट के माध्यम से जो मैंने कुंडली चुनी है उसमें से आज जिनका नाम है वो नाम है इनका दिव्यांश धर। ये हैं जगह का नाम है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। 25 नवंबर 1997 का ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है। इस आधार पर मार्गशीर्ष, पहले इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। ये इन्होंने सवाल पूछा है, एक ही सवाल है, क्या मैं IAS बन सकता हूँ, इस आधार पर। और बाकी के सारे सवाल जो इनके पिता के होते हैं, एक पिता क्या जानना चाहता है, यही तो, कि बच्चे का जीवन कैसा है, वो जो लक्ष्य लेकर के चला है वो उसमें सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ करते हैं आज की आधे घंटे की यात्रा। इनका जन्म मार्गशीर्ष माह, मैंने जैसे बताया, व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होता है, हठी होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रेमी होता है, प्रेमी किस्म का होता है, प्रेम करने वाला। प्रेम से आप चाहो तो इससे कुछ भी करवा लो, व्यक्ति कुछ भी कर देगा। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण आत्मबल कमजोर हो सकता है और पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। मतलब व्यक्ति के अंदर साहस है, ढाढ़स है, बल है, तेज है, शौर्य है, ये सारी चीजें हैं। हेमंत ऋतु, मंगलवार, कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि का जन्म। इस वजह से व्यक्ति जो है वो प्रेमी किस्म का है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण संतान उत्पत्ति में समस्या और बाधाएं नहीं आएंगी। मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यग्रता रहेगी। व्यक्ति चिंताजनक स्थिति में कई बार अपने जीवन को ले जाकर के और रिस्क लेने वाला हो जाता है। कृष्ण पक्ष के एकादशी के जन्मे होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जो है वो पापक हो रहा है। इस कारण से व्यक्ति को अपने मानसिक संतुलन पे काम करना चाहिए, घबराहट से दूर होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से व्यक्ति को संतुलन और आत्मसंयम पे काम करना होगा, संयमी होना होगा, संयमित जीवन जीना होगा, नियमित होना होगा, और मन को बहुत ज्यादा मारने का काम करना होगा, मन को मारना होगा। क्योंकि मन जो है वो हो सकता है कि भटकता रहे, या कई बार प्लानिंग बहुत ज्यादा और बहुत ही ऊंचे दर्जे की हो जाती है, लेकिन कई बार जब हम उसको करने चलते हैं या उस पर काम करने या उसको जब क्लियर करना चाहते हैं तो हमें कई बार मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इस पर भी आपको काम करना होगा। कृष्ण पक्ष के एकादशी दिन हस्त नक्षत्र प्रीति योग, व्यक्ति अपने से बड़े उम्र की महिलाओं से कई बार जो है वो प्रेम कर बैठता है। प्रीति योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो प्रभावकारी होता है, प्रेमी किस्म का होता है। नक्षत्र हस्त का है, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो संतुलन कायम करने में सफल होता है। समाज को आगे ले जाकर के बढ़ाने में बिल्कुल नहीं, ये इसका योगदान बड़ा मजबूत होता है। व्यक्ति प्रासंगिक तौर पे, अगर एक बात तरीके से कह दूं, बिल्कुल ही सिद्ध, मतलब इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज है जो रेलेवेंट है कि समाज को किस तरीके से दिशा निर्देश देना है, किस तरीके से उससे कौन सा काम करवाना है, ये कागजी फॉर्मेट तैयार व्यक्ति कर सकता है। हस्त नक्षत्र के लोगों में प्लानिंग करने की बड़ी अच्छी बात होती है। बालवकरण, वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव अच्छा रहेगा। वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति संतुलन पैदा करेगा, समाज को और उच्च और निम्न वर्गों के बीच में सेतु बनने का काम करता है। ये चीजें बनती हैं। व्यक्ति कभी भी किसी को दबा करके कुछ उसके ऊपर चढ़ करके पार नहीं होता है। सबको सामान्य रूप से सामान्य बर्ताव करता है और सब उसके लिए बराबर ही होते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपकी कुंडली में जो पंचांग मिला उसमें मुझे जो चीज अच्छी लगी, उसमें ये अच्छी लगी है कि व्यक्ति का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है। जो चंद्रमा के खुद का नक्षत्र होता है, जो व्यक्ति को व्यवसायिक तो नहीं बनाता, लेकिन हाँ व्यावसायिक सोच का बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है वो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है, सबको पकड़ करके चलना चाहता है, भावनात्मक जुड़ाव सबसे महसूस करता है, सब उसके लिए अपने होते हैं, और सिद्धहस्त होता है, किसी भी काम को बहुत ही बारीकी से करने वाला और समझने वाला होता है। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली में सबसे पहले बता दूं, ये मीन लग्न की कुंडली बनी है। जो मछलियों की ये राशि ऐसी, जो एक ऐसी राशि जो ब्राह्मण वर्ण की है, जो ऐसी है जो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि उसके पास ज्ञान का, उसके पास अध्यात्म का, उसके पास पुराणों का, उसके पास वेदों का, उसके पास शास्त्रों का वो मर्मज्ञ होता है, वो जानकार होता है। अनुभव
जो दूसरों की गलती करते हुए देख ले तो दोबारा कभी ना करे और उससे ही सीख ले। मतलब गुरु से जो लोग प्रभावित होते हैं वो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान उनका रहता है कि बार बार एक ही गलती को ना दोहराई जाए और ना दोहराया जाए। कैसी स्थिति, ये गुरु से प्रभावित स्थिति, लग्न में शनि का बैठना व्यक्ति को गंभीर निर्णय लेने वाला, गंभीरता से काम करने वाला, शनि का नक्षत्र यहाँ रेवती का बैठा है जिसके कारण व्यक्ति को तकनीक का ज्ञान हो जाता है। लग्न में शनि बैठे हैं, व्यक्ति का काम यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति हैं तो रुकवाएंगे। हमेशा शनि रुकवाने के कारण तो जरूर बनते हैं क्योंकि वो विलंब होता है तो विलंब देते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो मारक के भूमिका में हो जाएंगे तो इस कुंडली जो कि मीन लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति और पापी भाव के अधिपति होकर के जा करके लग्न में बैठे हैं, लग्नेश के साथ उनका परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति जरूर ही सारी चीजें प्राप्त करने के योग्यता और क्षमता के साथ पैदा हुआ है। साथ ही साथ गुरु धनु राशि मकर राशि के बैठे हैं और शनि मीन राशि के, दोनों का परिवर्तन और लग्नेश का लाभ भाव में नीच का होकर के जाना, जिनका नीच भंग शनि स्वयं कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, वो बुध जन्म कुंडली में दशम स्थान में व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुणों को पैदा करने वाला और समाज में संतुलन पैदा करने वाला बनाते हैं। क्लियर हो गई की बात। अब यहाँ पे बात समझ में आती है कि शनि जो है वो अपने नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से इसे नीचा विलासी कहेंगे। 1 नंबर की राशि में वो नीच के होते हैं और साथ ही साथ उस भाव से जहां पे धन की बात कर रहे हैं हम, धन भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में गुरु की राशि में बैठे हैं मित्रवत होकर के और डिस्पोजिटर प्लैनेट जो है वो नीच का है। इस वजह से धन देर से आएगा। हो सकता है कि व्यक्ति पिता के ऊपर थोड़े ज्यादा दिन तक आश्रित रहे, ऐसी चीजें बनती है। पर धन के अधिपति का दशम में आना ये लक्ष्मी संपन्न योग, लग्न के अधिपति का लाभ में जाना ये लक्ष्मी से संपन्न योग, लाभेश का जन्म कुंडली के लग्न में आना लक्ष्मी संपन्न योग होता है। सूर्य का भाग्य भाव में बैठना व्यक्ति को कई बार घर से दूर, चिंता करने वाला, चिंता घर में पैदा करता है। छोटे भाई बहनों के साथ कई बार चीजें गड़बड़ होती हैं, ये बात भी देखने को आ रही है। शुक्र जहां व्यक्ति को पद पे ले जाकर के स्थापित करेंगे, मंगल जहां व्यक्ति को वर्चस्व स्थापित करने वाला, समाज में आगे चलने वाला, झंडा अपने हाथ में लेकर के चलने वाला, और बुध कम्युनिकेशन का कारक, बुध जहां जन्म कुंडली में व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी बनाने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिव बनाने के साथ साथ कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ये बात यहां तक मैंने बताई। अब जरा गौर करिए तो लग्न को देख कौन कौन रहे हैं, तो एक मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। मंगल जहां बैठते हैं वहां से 4 घर आगे देखते हैं। भाग्य भाव का अधिपति लग्न को देख रहा है, जो किसको देख रहा है? लाभ भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति को। इसका मतलब है कि भाग्य भाव के अधिपति जहां व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय गुणों को रखने वाला बनाएंगे, व्यक्ति के धर्म में और धर्म से जुड़ करके काम करने वाला बनाएंगे, वहीं पे व्यक्ति को क्लियर माइंडसेट का बनाते हैं। क्योंकि चंद्रमा भी लग्न को देख रहे हैं। कन्या राशि का निर्माण, जो व्यक्ति तुरंत ही समाज के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करने वाला, बदलने वाला, और तुरंत ही उसको क्या पता है कि कौन सी चीज करने पे क्या बात बनेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये व्यक्ति के अंदर गुण इतने, लज्जाशील है, उसके पास बड़ी ही लज्जा है, उसके पास रथ पे सवार होकर के भी व्यक्ति कभी भी जो जमीन पर चलने वाले लोग हैं उसकी जो है वो उसके साथ वो बदतमीजी नहीं करता, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको वो उसकी हंसी नहीं उड़ाता है। चाहे उसको अब कुछ भी दे दे वो बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। दार्शनिक विचारों का जो होता है वो प्रणेता होता है। ये अगर गुण आप में नहीं है तो विकसित कर लेना। हाँ चाहिए। गुरु नीच के हैं, और गुरु नीच के हैं जिनका नीच भंग हुआ है, पर प्रथम दृष्टया वो नीच के हैं। इस वजह से मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति को नैतिक तत्वों का पालन करने वाला होना चाहिए। अपने जीवन में धर्म का आरोहण, धर्म के पथ पर चलना चाहिए। भाग्य भाव में सूर्य का बैठना व्यक्ति को धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण मंगल बनाएंगे। बुद्ध के साथ बैठ करके व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर देंगे, पर व्यवसाय करना नहीं है। दशम स्थान में मंगल का शुक्र के साथ बैठना आरोहित करते हैं, पद पे प्रतिष्ठा उत्पन्न होता है। और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का सप्तम में बैठ करके लग्न को देखना, कन्या राशि के ऊपर कोई भी 7.5 ढैया का प्रभाव नहीं है। इस वजह से ये बात ठीक है। गुरु की इस पे दृष्टि पड़ रही है, जो कौन है? जन्म कुंडली के दशम के अधिपति। दशम भाव के अधिपति का पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा को देखने से जहां व्यक्ति के जीवन में कर्म और ज्ञान का संयोग होगा, वहीं इसी वजह से गुरु का चंद्रमा को देख लेने के कारण व्यक्ति के जीवन में, हालांकि चंद्रमा आपके कमजोर हैं, वो शनि से दृष्ट होने से आपका मन चिंतित और परेशान हो सकता है, क्योंकि 12वें के अधिपति ने पंचम के अधिपति को देखा है। तो जब जब शनि की दशा चलेगी तो व्यक्ति का चंद्रमा भी प्रभावित होगा, लेकिन जब जब चंद्रमा की दशा आएगी तो व्यक्ति को गुरु की दृष्टि का लाभ होगा और गुरु का फल बढ़ेगा। इस वजह से व्यक्ति की गंभीरता बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ
उसके पास एक दिव्य ज्ञान भी प्रकट होगा और उसको जो चीज अक्वायर करने के लिए वो मेहनत करना चाहता है वो उसको प्राप्त हो जाने की स्थिति में देख रहा हूं। अभी राहु की दशा है, अभी राहु की दशा में व्यक्ति को लाजवर्त धारण करना चाहिए। राहु आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो सिंह राशि के बैठे हैं, ये बहुत अच्छे तो नहीं बैठे हैं परंतु फिर भी विषम संख्या में बैठे हैं। पुरुष की कुंडली में विषम संख्या में राहु अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में अपने भाव से चतुर्थस्थ बैठे हैं, जिससे तृतीय गुरु बैठे हैं, इस वजह से इस भाव को कमजोरी मिल रही है। तो मैं तो समझता हूं कि व्यक्ति को बल जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सूर्य बढ़िया बैठे हैं, गुरु का प्रभाव ठीक देख रहा हूं, मंगल का दिग्बली होना और लग्न में ही शनि का यहां भी बैठा होना। अगर मैं एक बात कहूं जो इनकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते और बुध अच्छे नहीं होते। द्वितीय मारक के रूप में बुध कमजोर होते हैं, मतलब अच्छे नहीं होते। द्वितीय मारक के रूप में बुध होंगे। इस कुंडली में शुक्र जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, इस कुंडली में शनि अच्छे नहीं होते, इस कुंडली में बुध द्वितीय मारक के रूप में, प्रथम मारक के रूप में शनि, दूसरे मारक के रूप में बुध बनेंगे और पापी ग्रह के रूप में या कमजोर या फिर प्रतियोगिता देने के मामले में शुक्र का प्रभाव रहेगा। लेकिन चंद्रमा और मंगल इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे। साथ ही साथ इस कुंडली के लिए सूर्य भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, वो बाधाएं उपस्थित करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, जो व्यक्ति के जीवन में चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे या फिर उसके साथ व्यक्ति को कई बार मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा इसलिए, लेकिन इतनी बात जरूर है कि व्यक्ति का जो मेहनत करने के बाद जो परिणाम होता है वो उसको जरूर मिलेगा, वो उससे कोई छीन नहीं सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि यहां पे पड़ रही है, जहां के अधिपति मंगल से चतुर्थस्थ होकर के बैठे हैं। चंद्रमा से मंगल चौथे, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, ये सब मिलेगा। क्योंकि मंगल अगर धर्म भाव में बैठे हों या धर्म की राशि में बैठे होंगे तो वो उनके मित्र की राशि है। व्यक्ति अनुभवी है, ज्ञान का प्रणेता है और बुद्धिमान भी है, बुद्धिजीवी है। और मंगल का प्रभाव यहाँ पे है और साथ ही साथ यहाँ से शनि केंद्र में भी जा रहे हैं और यहाँ के अधिपति ने इसे देखा है। मंगल के बाद बुध की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि है, ये दिग्बल क्षेत्र और ये भाव मजबूत हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति अपने बल पर समस्त प्रकार के सुखों का भोक्ता भी बनेगा। ये बात है इनकी कुंडली में। जो सबसे अच्छी बात है जो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मीन लग्न की कुंडली में शनि 12वें भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, यहाँ पे लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हैं, यहाँ पे वो जन्म कुंडली के भाग्येश होकर के और दशम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। बाकी के चार्ट में अगर बात करता हूं तो चाहे वो D60 चार्ट हो, D27 चार्ट हो, D7 चार्ट हो, हर जगह ये ग्रह, मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी जिसमें ये बात कही थी कि वो व्यक्ति बड़ा ही उच्च पदस्थ था और बड़े कंपनी का मालिक था, जिसकी कुंडली में शनि हर जगह नीच के बैठे थे। अगर ग्रह अपने स्टेटस को मेंटेन कर रहा है तो निस्संदेह उसकी परिणति बहुत ही अच्छी और बेहतर हो जाती है, चाहे वो किसी भी भाव का अधिपति क्यों ना हो। अगर अपना प्रभाव वो मजबूती से बना रहा है और रेगुलराइज कर रहा है तो वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में ये व्यय को संतुलित भी करेंगे, हाँ, लेकिन लग्न के लिए थोड़े कमजोर होंगे, नवांश के लिए बहुत अच्छे, मतलब दाम्पत्य को बेहतर और सुदृढ़ करने वाला। क्योंकि यहाँ बुध केतु के साथ बैठे हैं, राहु बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं होंगे। सूर्य और मंगल जैसे दो मित्र बैठे हैं, व्यक्ति के जीवन में भाग्य का लाभ मिलेगा। और शुक्र यहाँ पे सर्वस्व देने वाला, पत्नी के आने के बाद सब कुछ प्राप्त होने की स्थिति, और गुरु का उच्च का होना, जो यहाँ गुरु नीच के थे उनका नीच भंग यहाँ हो गया। इस वजह से दाम्पत्य खराब नहीं होगा और व्यक्ति के जीवन में अंक भी प्राप्त होंगे। जितने वो मेहनत करेगा, जितनी उससे ज्यादा एक समय पे आने के बाद उसको वो चीज मिल जाएगी। दशमांश कुंडली में लग्न में शनि का बैठना, इस कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं, लेकिन नवांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में वो कारक सिद्ध हो रहे हैं। इस वजह से शनि की स्थिति भी व्यक्ति की कुंडली में दशा क्रम में अच्छी जाएगी, बुध की दशा भी अच्छी जाएगी, मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी और चंद्रमा की दशा भी अच्छी जाएगी। मतलब इस दशा काल में व्यक्ति को यश, कुल, अंक प्राप्त होने का प्रभाव, संतान की प्राप्ति, घर, भवन, वाहन, इन सब चीजों का सुख, पिता का सुख और सर्वस्व मिलता है। ये बात दिखती है। शुक्र का यहाँ बैठना व्यक्ति के मेंटल स्टेबल होने का प्रभाव दिखता है। दशम स्थान के अधिपति का लग्न में बैठना व्यक्ति को संपन्न बनाएगा पद का, और छोटे छोटे लोगों के सहयोग से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति कई बार आरंभ में छोटे पद को प्राप्त करता है, बाद में पद की उन्नति को प्राप्त करते करते वो एकदम ऊंचे पद पे जाकर के अपने आप को सुशोभित कर लेता है। ये बात भी कुंडली में दिख रही है। बुध और सूर्य चंद्रमा का यहाँ पे कई बार व्यक्ति को जो होता है वो रणनीति बनाने में मुश्किलें होती हैं, जिसके लिए उसको कई बार अपने बॉस के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। कर्म क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बुध का 9 नंबर भाव में बैठना व्यक्ति धर्मज्ञ है,
धर्म को साथ लेकर के चलेगा, नियम और कानून का पुलिंदा बनाने वाला और साथ ही साथ खुद भी फॉलो करने वाला होता है। ऐसा नहीं है वृश्चिक लग्न वालों की तरह कि खुद के लिए वो नियम भले बनाए ना बनाए पर दूसरों के लिए जरूर बनाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति खुद को भी उस नियम में जरूर बांध करके रखेगा। जो नियम ये दूसरों के लिए बनाएगा वो खुद भी फॉलो करेगा। ये एक अच्छी बात है। ये आपकी कुंडली है जहां भाग्य का बल आपकी कुंडली में है, भाग्य की स्थिति ठीक है, उच्चाभिलाषी हुए हैं, ये भी अच्छी बात है। लग्नेश नीच के हैं। आप अपनी कुंडली में जरा गौर करें तो नवांश कुंडली में भी गुरु बहुत बढ़िया बैठे हैं, दशमांश कुंडली में भी आप देखें तो गुरु मित्र की राशि में बैठे हैं 12वें, और मंगल पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं लग्न के आगे, और गुरु मंगल लग्न में प्रभाव नहीं डाल रहे, लेकिन लग्नेश के साथ उनका संबंध भी नहीं बन रहा है। परंतु जरा गौर करिए तो लग्न के अधिपति के साथ सप्तम भाव के अधिपति का संबंध तृतीय एकादशवें का बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति व्यापार तो नहीं पर हाँ निसंदेह वो सरकारी पदों पे जा सकता है। अगर मैं एक बात कहूं तो यहाँ पे मंगल और बुध का शिक्षकीय गुण भी देख रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर ऑप्शन के तौर पे रखना चाहे तो पढ़ाने के क्षेत्र में जा सकता है, या साथ ही साथ वन विभाग में, जल विभाग में, भूमि विभाग में और विदेश सेवा में आराम से नौकरी प्राप्त कर सकता है। ये स्थिति इनकी कुंडली की बन रही है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह की बात करता हूं तो षडबल में आपकी कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा बलवान। इस कुंडली में मंगल जो होते हैं वो धन के और साथ ही साथ भाग्य के अच्छे भाव के अधिपति होते हैं। नक्षत्रों में अगर देखता हूं तो रेवती नक्षत्र का लग्न बना है, दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। ऐसी स्थिति में कि आपकी कुंडली में 3 अंक अच्छा होगा। आपकी कुंडली के लिए जो अंक होता है 3 अंक बहुत अच्छी, और साथ ही साथ आपकी कुंडली के लिए 8 अंक भी अच्छा होगा। ये 2 चीजें जिनका जोड़ 8, ये चीजें बनती हैं। और मकर राशि, वृश्चिक राशि सबसे बढ़िया, और कर्क राशि सबसे बढ़िया कर्क और वृश्चिक, ये चीजें बनती हैं। आपकी कुंडली में षडबल में मंगल सबसे ज्यादा बलवान है। सूर्य और मंगल नवांश कुंडली में एक साथ बैठ रहे हैं, भाग्य का लाभ आगे चल करके मिलने वाला है। सूर्य वर्गोत्तम हो रहे हैं, इस वजह से और भी ये अच्छी बात होती है। राहु जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, और वो शुक्र जन्म कुंडली में पद दे रहे हैं। दशम स्थान में बैठे हैं, जिनकी उच्च राशि का निर्माण लग्न में हो रहा है। ध्यान से समझ में आ रही है चीजें, वैसी खाली मैं बोल रहा हूं। लग्न में ही शुक्र की उच्च राशि का निर्माण हुआ है और मंगल देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास जज्बाती होने का भी कई बार प्रभाव दिख रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात मेरी तरफ फिर से देखिएगा, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ जो बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से आप स्मूथ मेहनत करने वाले हैं, थोड़े मेहनत को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि बहुत बढ़िया, यश दे सकते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा पे, व्यक्ति के पास धार्मिक पक्ष रहेगा और पितरों का बल भी रहेगा। क्लियर है? मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ और 8वीं, यहाँ पे 8वीं दृष्टि नीच की पड़ रही है, जहां के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास ज्ञान है, प्रेम है और प्रसंग भी है। ये सब चीजें देखने में आ रही हैं। आपकी कुंडली के D9 चार्ट में केंद्र में ग्रहों का बैठना। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या है? इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है चंद्रमा का लग्न को देखना। इस कुंडली में दूसरी सबसे अच्छी बात है मंगल का लग्न में केंद्र में बैठना। तीसरी सबसे अच्छी बात है बुध का दशम में बैठना। चौथी सबसे अच्छी बात गुरु का चंद्रमा को देखना। 5वीं सबसे अच्छी बात है सूर्य और गुरु का जन्म कुंडली में एक दूसरे से तृतीय एकादशवें, और साथ ही साथ चंद्रमा और मंगल का एक दूसरे से चौथे 10वें बैठना। ये सबसे अच्छी बात है। नवांश कुंडली को और लग्न कुंडली को और बाकी सारे वर्ग चार्ट को जब आप देखते हैं तो शनि का अपना स्टेटस मेंटेन करके हर जगह लग्न में बैठना, व्यक्ति पत्थरों से संबंधित भी काम कर सकता है। मजबूत इच्छा शक्ति का और मजबूत निर्णय लेने वाला, कभी भी अपने निर्णय पे पश्चाताप नहीं करने वाला बना देता है, क्योंकि लग्न में मंगल का असर व्यक्ति को प्रामाणिक बनाएगा, व्यक्ति को प्रायोगिक बनाएगा, व्यक्ति को जिद रख के जीतने वाला बना देता है। साथ ही साथ उसमें संतुलन पैदा करने के लिए बुध हमेशा रहेंगे। हाँ, लेकिन एक समस्या जो मैं देख रहा हूं वो चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। कभी भी अपने निर्णय को लेने से पहले, मैंने ये बात शुरू में कह रखी है कि व्यक्ति कभी भी निर्णय गलत नहीं करे और स्टडी करके निर्णय लेता है, और व्यक्ति जो बोल दे वो करने में इच्छा भी रखता है और उसका विश्वास भी उसके साथ होता है। लेकिन कई बार जब चंद्रमा पापक हो जाते हैं, जैसे कि आपकी कुंडली में वो अमावस्या दोष की तरफ बढ़ रहे हैं और चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं, तो व्यक्ति कई बार जल्दबाजीपन से युक्त भी होकर के निर्णय ले सकता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। राहु का प्रभाव दशम स्थान पे खराब नहीं है, राहु का प्रभाव 12वें, ये भी खराब नहीं है, राहु का प्रभाव यहाँ, ये थोड़े से धन को देर से आने की स्थिति में लेके जा रहे हैं। ये बात इतनी है। आपकी कुंडली में मैं और भी चीज समझना चाहता हूं, थोड़े से समझिएगा। दशमांश कुंडली से पहले अगर आप नवांश कुंडली को समझते हैं तो राहु नवांश कुंडली में विशाखा नक्षत्र के बैठ रहे हैं और वो गुरु जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की पत्नी भी कार्मिक आने वाली है।
व्यक्ति की पत्नी भी कर्म को करने वाली और साथ ही साथ हो सकता है कि सेम क्षेत्र से आ जाए। दूसरी बात है कि अगर आप अपनी कुंडली में विवाह के लिए या फिर अगर आप दिशा के लिए जाना चाहते हैं तो विवाह के लिए या कभी भी अपने जन्म स्थान से आप उत्तर दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हिमाचल के तो ठहरे, अब उत्तर कहाँ जाएंगे, तो देख लेना चाहिए। अगर हो सके तो मध्य से भी उत्तर जा सकते हैं, या फिर अपने जन्म स्थान धर्मशाला से उत्तर अगर कोई क्षेत्र न बनता हो तो पूर्व दिशा दूसरे नंबर पे आप चुन सकते हैं अपने कर्म क्षेत्र के लिए। दूसरे नंबर पे अगर बात करूं तो 3 अंक आपके लिए अच्छा रहेगा, 3 अंक आपके लिए अच्छा है और 8 अंक भी अच्छा है। ये 2 अंक आपके लिए बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए मेष राशि अच्छी नहीं है, सिंह राशि अच्छी नहीं है और धनु राशि अच्छी नहीं है। इनसे बचना होगा। अगर ये राशि वाले आपके आसपास टिकते हो, रहते हो, तो इन लोगों से थोड़ा बहुत सावधान रहने की बात है। नक्षत्र पे चर्चा कर रहा था। बुध नवांश कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, जो व्यक्ति के साथ ही बैठे हैं, और भरणी नक्षत्र के केतु बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की पत्नी सुख देने वाली और साथ ही साथ पदस्थ होती हैं, अधिकार संपन्न होती हैं, क्योंकि शनि भी लग्न में स्वग्रही होकर के और गुरु भी उच्च के, राहु भी बहुत बढ़िया और बुध भी बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं, क्योंकि मंगल जो जन्म कुंडली में बैठे हैं वो परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल और बुध का यहाँ जो परिवर्तन हुआ है, ये व्यक्ति की पत्नी को भी व्यक्ति के ही जैसा माता और पिता के का आदर करने वाला और उनका सम्मान करने वाला बना देता है। अगर कभी भी संतति प्राप्त करने की इच्छा हो, विवाह करने की आवश्यकता पड़े, अगर मन करे कभी, अभी तो आप 1997 के हैं, अभी तो राहु की दशा चल रही है, विवाह की स्थिति आपकी कुंडली में 2025 के बाद आ रही है। और साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में विवाह करना होगा तो धनु लग्न, ये धनु राशि, कन्या लग्न, कन्या राशि और उत्तर दिशा, या फिर हाँ उत्तर दिशा सबसे बढ़िया है। उत्तर दिशा की तरफ से आप मतलब अपने ही क्षेत्र से विवाह कर लीजिएगा। हिमाचल के लोग हिमाचल से ही विवाह करें तो ज्यादा बढ़िया है। ये बात इतनी सी बनती है। अब क्या बताऊं, आपने आईएएस के लिए पूछा है, अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। द्वितीय भाव के अधिपति बहुत अच्छे, ये ठीक है, और वो मंगल जो बैठे हैं वो दिग्बली होकर के पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, तो ये भी ठीक है, मतलब द्वितीय भाव ठीक है। चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ के कारक गुरु नीच के हैं लेकिन लग्नेश होते हैं और साथ ही साथ उनका नीच भंग हुआ है, चतुर्थ भाव भी ठीक है। पंचम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, लेकिन पापग्रह हो रहे हैं, मंगल की नीच दृष्टि, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन उस पे लग्नेश की दृष्टि पड़ जाने से इस भाव में जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही हैं उसको वो रिपेयर कर दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। छठे भाव में राहु का बैठना व्यक्ति की कुंडली के लिए वो कई बार अनावश्यक जो है वो प्रलाप करवाता है, व्यक्ति को कई बार मशक्कत भी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव अपने भाव से चतुर्थस्थ और साथ ही साथ बुध के साथ निकटवर्ती संबंध बना करके बैठे हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी जो व्यक्ति की कुंडली में नौकरी वगैरह के लिए लाभदायक स्थिति पैदा कर सकता है। सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना, जो पंचम के अधिपति हैं, केंद्र के अधिपति हैं, त्रिकोण के अधिपति हैं, केंद्र में आकर के लग्न को देख रहे हैं, तो ज्ञान और यश दोनों मिल जाता है। ऊपर से लग्नेश गुरु की दृष्टि पंचमेश को बल दे देता है, संतान का सुख और प्रेम का प्राप्त करना, ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। भाग्य का लाभ व्यक्ति के पास है, क्योंकि भाग्य के अधिपति जन्म कुंडली में दशम स्थान में दिग्बली हो रहे हैं। धर्म कर्माधिपति और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, मंगल के पास षड्बल का बल है, इस वजह से भाग्य आपके साथ मजबूती से उपस्थित है। पितरों का आशीर्वाद, माता का संपूर्ण लाभ, पिता का संपूर्ण सुख, ये सब मिल रहा है। कुंडली कमजोर नहीं है। दशम स्थान में ग्रहों का बैठना, ये तो ऐसे ही आपके सामने है, पद है और पराक्रम है और साथ ही साथ बुद्धि भी है। और एकादशवें भाव में गुरु का नीच का अकेले होना, कई बार व्यक्ति को प्राप्त होने में मशक्कत करनी पड़ेगी, ये मैं पहले ही बोल देता हूं। पर हाँ, व्यक्ति को अपना ढाढ़स, अपना साहस और अपना पराक्रम, अपना बल अपने पास रखना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके शुक्र के ऊपर राहु का बल है, इस वजह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो आदि भौतिक, आदि दैविक और अधि यज्ञों में जो यज्ञ जो आप करते हैं, जो भी कृत्य आप करते हैं, उसमें हमेशा ही जो हमेशा मुझे याद करता है, वो अंतिम समय में अगर भूल भी जाता है मृत्यु के समय पे, तो भी मैं उसे अपनी तरफ बुला लेता हूं और मैं उसे याद कर लेता हूं। हमेशा याद किया और मृत्यु के समय भूल गए, ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपको छोड़ देंगे, वो उस समय आपको अपने पास बुला लेते हैं। और जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो यही होता है कि आप दोबारा यहां ना आए, यही होता है, यही होना चाहिए और यही होता ही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।